हेलो दोस्तों, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग 100 में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम रीजनिंग के इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे जो हमारे होने वाले रेलवे, एसएससी या किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए हमारा ये सेशन महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के सेशन को। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ओके, चलिए जी शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द जो है वो पहले शब्द से संबंधित है। ओके, अब आप देखो, यहाँ पे शर्ट का संबंध बताया गया है परिधान से, उसी प्रकार हार का संबंध किससे होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। शर्ट का परिधान मतलब, परिधान का मतलब हो जाता है कपड़ा। परिधान का मतलब क्या होता है? कपड़ा। जिस प्रकार शर्ट जो है कपड़े के अंतर्गत आता है, उसी प्रकार जो ये हमारा हार यहाँ पे लिखा हुआ है, हार है, वो हार किसके अंतर्गत आएगा? तो दोस्तों, हार जो है वो आभूषण के अंतर्गत आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, यानी शर्ट का जिस प्रकार संबंध परिधान से है उसी प्रकार हार का संबंध आभूषण से यहाँ पे होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक निश्चित कूट भाषा में GLEPK को DIBMH लिखा जाता है। ओके, GLEPK को DIBMH लिखा जाता है। QRYHN को क्या लिखा जाता है? नोवेक लिखा जाता है। तो उसी को कूट भाषा में पोर्टर को क्या लिखा जाएगा ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, पहले बात समझिए। पहले हमें क्या करना है कि ग्लेब का DIBMS से जिस प्रकार संबंध है हमें वो फाइंड आउट करना होगा। ओके, तो देखिए GLEPK। ओके, और देखिए इसके साथ क्या है? DIBM और H यहाँ पे दिया हुआ है। ओके जी, अब आप जब ऐसे क्वेश्चन आए ना तो मैं आपको एक आसान सा ट्रिक बताता हूँ। आप पहले इनके नंबर को याद कर लीजिए कि अल्फाबेट में ये किस नंबर पे है। ओके, अब जी का नंबर आप देखो, जी अल्फाबेट में किस नंबर पे आता है? तो दोस्तों, जी का अल्फाबेट में 7 नंबर पे होता है। और डी की बात करूं तो डी अल्फाबेट में किस नंबर पे आता है? तो डी अल्फाबेट में जो है हमारे 4th नंबर पे आता है, यानी कि 7 से 4 यानी कि -3 यहाँ पे हुआ है। ओके, अब देखो एल किस नंबर पे आता है? तो एल अल्फाबेट में 12 नंबर पे आता है और आई अल्फाबेट में 9 नंबर पे आता है। सीरीज हमें कंफर्म हो रही है कि -3 हो रहा है। ई अल्फाबेट में 5 नंबर पे आता है और बी की बात करूं तो बी अल्फाबेट में 2 नंबर पे आता है, ये भी यहाँ पे -3 हो रहा है। ओके, पी की बात करो तो पी अल्फाबेट में 16वें नंबर पे आता है और एम अल्फाबेट में जो वो 13वें नंबर पे आता है, यहाँ भी -3 हुआ है। यानी कि टोटल मिलाकर इस संख्या, ये जो सीरीज है यहाँ पे -3 हो रही है नंबरों की। ओके, के अल्फाबेट में 11 नंबर पे आता है, एच अल्फाबेट में 3 नंबर पे आता है। यानी कि हमें जो है जो नंबर जो हमें अल्फाबेट दिए हुए हैं उनसे -3 करके हमें यहाँ पे लिखना है। ओके, तो हमें पता चल गया पैटर्न इसका। तो चलिए हम पोर्टर का जो है वो पैटर्न फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, तो देखो POTE और R यहाँ पे पोर्टर दिया हुआ है। तो पी का बताओ, पी अल्फाबेट में कितने नंबर पे आता है? पी अल्फाबेट में 16वें नंबर पे आता है। जब पी अल्फाबेट में 16वें नंबर पे आ गया तो अब देखो इससे 3 कम करो, यानी कि 13वें नंबर पे क्या आएगा? तो 13वें नंबर पे हमारा एम आ जाएगा अल्फाबेट में 13वें नंबर पे। ओ की बात करो तो ओ अल्फाबेट में 15वें नंबर पे आता है। -3 किया तो कितना हुआ? 12वें नंबर पे। तो 12वें नंबर पे आ जाता है, 12वें नंबर पे आता है हमारा 12वें नंबर पे क्या आ जाएगा? तो 12वें नंबर पे हमारा एल आ जाएगा। ओके, यहाँ पे एल हो गया। टी अल्फाबेट में 20वें नंबर पे आता है। 20वें नंबर पे जब अल्फाबेट में टी आता है तो 17वें नंबर पे क्या आ जाएगा? 17वें नंबर पे क्यू आ जाएगा। ए अल्फाबेट में आप जानते हो 5 नंबर पे आता है। अब फिर -3 करो तो 2 नंबर पे क्या आता है? तो 2 नंबर पे हमारा अल्फाबेट में बी आता है। और आर की बात कर लो तो आर अल्फाबेट में 18वें नंबर पे आता है। और 15 की बात करो तो 15 नंबर पे क्या आता है? ओ जो है वो 15 नंबर पे आता है, यानी कि हमारा क्या बन गया? अब देखो यहाँ से हमें क्या मिल गया? MLQ और BO। MLQ BO ऑप्शन की बात कर लो तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए दोस्तों, अगर आपको अल्फाबेट के नंबर याद होंगे तो इसे करने में आपको बहुत ज़्यादा देर नहीं लगने वाली है। ठीक है, ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। ओके, अब देखो पहले दिया क्या गया है, दिया गया है सेव, आम और फल। तो सेव और आम क्या है, एक फल की प्रजाति है, फल के अंतर्गत आते हैं। तो मान लो आप ये फल हो गया, ये फल हो गया दोस्तों, और फल के बाद ये क्या हो गया, मान लो आप ये फल हो गया, ये आम हो गया। ओके जी, और ये रेड वाला सेव हो गया, फल के अंतर्गत ही ना आएंगे दोनों। हरा वाला हमारा फल हो गया, ये फल हो गया, पीला वाला हमारा आम हो गया, और लाल वाला हमारा क्या हो गया, ये सेब हो गया। तो ऐसा ही वेन डायग्राम बनेगा। अब देखो ऐसा वेन डायग्राम कहाँ दिया हुआ है, तो ऐसा वेन डायग्राम यानी कि ऑप्शन नंबर डी में इस प्रकार का वेन डायग्राम है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि नीचे 4 पुरस्कार का उल्लेख किया गया है, उनमें से 3 किसी न किसी तरीके से एक समान है और एक असंगत है। जो असंगत है ना पुरस्कार में, वो हमें फाइंड आउट करना। अब 4 पुरस्कार क्या क्या दिए गए हैं, देखिए एक दिया गया है पद्म विभूषण, पद्म भूषण, परम वीर चक्र और पद्मश्री। अच्छा, हमने जब इसको पढ़ा तो हमें यहाँ तक पढ़ते ही समझ आ गया कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री ये किसी को भी उसके किसी उत्कृष्ट कार्य के लिए किसी भी क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए आप जैसे अमिताभ बच्चन जी हैं, वो फिल्म के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में उन्हें ये पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री प्रदान किया जा सकता है। लेकिन परम वीर चक्र जो है, परम वीर चक्र की आप बात करो तो परम वीर चक्र जो है वो सैनिकों को प्रदान किया जाता है। ठीक है, और परमवीर चक्र सैनिकों को मरणोपरांत और जीवंत पे भी, ये दोनों तरीके से प्रदान किया जाता है। परमवीर चक्र ये सैनिकों को प्रदान किया जाता है। तो इनसे अलग क्या हो गया, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यहाँ से अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। परमवीर चक्र इन सबसे असंगत है। ओके जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नंबर सीरीज का क्वेश्चन है 3, 30, 300 और 3000, और नेक्स्ट हमें क्या आएगा वो फाइंड आउट करना है। इजी क्वेश्चन है। आप देखो 30, सॉरी पहले है हमारा 3, फिर है 30, फिर है 300, फिर है हमारा 3000, और नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ आप, 3 से 30 कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई 10 कर देते हैं तो 3 से 30 हो जाएगा। 30 से 300 कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई 10 करते हैं तो 30 से 300 हो गया। 300 से 3000 कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई 10 कर दो तो 30 से 300 से 3000 बन जाएगा। अब नेक्स्ट हमें पैटर्न तो पता चल गया कि इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी कि प्रत्येक नंबर में 10 से जो है मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसमें भी हम 10 से अगर मल्टीप्लाई कर दें 3000 में तो कितना हो जाएगा, 3000 में मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 30,000। 30,000, अब देखो 30,000 कहाँ दिया गया है, 30,000 की बात कर लो तो ऑप्शन नंबर बी में 30,000 दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके जी, आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि आप इसको छोड़ो, आप मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। जैसे 21, 9 और 40 ये 3 नंबर दिए हुए हैं और तीनों नंबर से किसी ना किसी तरह से 149 बनाया गया है। उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए 18, 7 और 25 से 101 बनाया गया इन 3 नंबरों का यूज करके, और हमें 15, 11, 30 को ऊपर वाले दोनों पैटर्न को फॉलो करते हुए क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे इसे सॉल्व किया जाएगा। ओके जी, चलिए अब देखो आप यहाँ पे 21, 9 और 40 से 149 बनाना है। एडिस 21 है, 9 है और 40 है, कितना बनाना है 149। एडिशन करके संभव है नहीं, इन तीनों का एडिशन भी करो तो नहीं संभव है, 70 होगा। सब्ट्रैक्शन से तो कैसे भी संभव नहीं है, नहीं है। मल्टीप्लाई करो अगर, तो तीनों को तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हमें करना है 149, किन्हीं दो को मल्टीप्लाई करके देखते हैं और इन्हें मल्टीप्लाई करें। अगर इनको आप मल्टीप्लाई करते हो तो देखो 21 में 9 से मल्टीप्लाई करो कितना होता है, 21 में अगर 9 से मल्टीप्लाई किया आपने तो हुआ 189, 189। ओके जी, अब ये 149 से ज़्यादा हो गया 189। ओके, अब हमारे पास बचता है 40। अगर 189 से हम 40 को सब्ट्रैक्ट कर दे, माइनस कर दे तो कितना हो जाएगा, हमारा आ जाएगा ना 149। 149 यहाँ पे हो गया जी। समझ में आया कि दो आगे वाली दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करके लास्ट वाली जो संख्या है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, हमारा आंसर यहाँ पे आ रहा है।
ओके, अच्छा चलिए दूसरा भी चेक कर लेते हैं। 18 इंटू 7 करो और -25 कर दो आप। 18 में 7 से मल्टीप्लाई किया कितना हो 126, 126 माइनस 25 इज इक्वल टू 101, 101 हो गया वहाँ पे। यानी कि पैटर्न का तो कम्प्लीटली ये हमें पता चल गया कि ये कैसे सॉल्व होने वाला है। ओके, जब पैटर्न का पता चल गया तो हम सॉल्व कर लेते हैं। 15 है इंटू 11 हमने किया और -30 कर दिया, सिंपल सा फंडा। 15 में 11 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 165 हो जाएगा। ओके, 165 हो गया। 165 में से आप 30 को माइनस कर दो, तो 30 को माइनस कर देते हो तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 125 होने वाला है। ऑप्शन की बात कर लो, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि सपना जो है अपने कार्यालय से सीधे पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर जाती है। सपना अपने कार्यालय से पश्चिम की दिशा में 2 किलोमीटर जाती है। पश्चिम की दिशा, ये सपना का कार्यालय है, पश्चिम की तरफ जो है वो 2 किलोमीटर सपना जो है यहाँ से चली है। ओके जी, 2 किलोमीटर जाती है। फिर वो दाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है। दाएं मुड़ती है, ऐसे मुड़ेगी इस दिशा में, और कितना चलती है 4 किलोमीटर चलती है। ओके, 4 किलोमीटर चलती है। ओके, फिर से वो दाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। फिर से दाएं मुड़ा दो आप, ऐसे दाएं मुड़ती है और कितना चलती है सपना, दाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर जो है वो चलती है। ओके जी, चलती है। फिर वो बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर की यात्रा करके घर पहुंचती है। बाएं मुड़ती है अपने 1 किलोमीटर की यात्रा करती है, 1 किलोमीटर की यात्रा करती है और एट एंड लास्ट में जो है वो यहाँ पे अपने घर को पहुंच जाती है। ओके, यहाँ अपने ऑफिस से उसने शुरू किया और अपने घर को पहुंच गई। ओके, अब देखो हमसे पूछा क्या है यहाँ पे, हमसे पूछा है, क्या पूछा है कि घर पहुंचने पर उसका मुख किस दिशा में है। अब देखो सपना का मुख ऐसे है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ मतलब उसका उत्तर क्या होगा, उत्तर ही होगा ना, उत्तर दिशा में नॉर्थ की तरफ उसका मुख है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ देखिए ये क्वेश्चन मजेदार है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो कह रहा है कि अमरूद अंगूर के पिता का इकलौता भाई, आम सेब की माँ है, सेब कीवी का भाई है, सेब के नाना की पत्नी, अंगूर की दादी भी है, आम का अमरूद से क्या संबंध है, ये हमें फाइंड आउट करना है। पहले ऐसे क्वेश्चन आए ना तो जो एक दूसरे से ज़्यादातर रिलेट हो रहे हैं वो हमें यहाँ पे पहले करना है। अब अमरूद अंगूर के पिता का इकलौता भाई, यहाँ से कोई रिलेट नहीं हो रहा है, तो आओ यहाँ से हम लोग देखते हैं। आम जो है वो सेब की माँ है, ठीक है, आम जो है वो सेब की माँ है। देखो सेब हो गया यहाँ पे आपका हो गया सेब। ओके, तो सेब की माँ कौन है, तो सेब की मदर हो गई हैं आम। कौन हो गई हैं, सेब की मदर हो गई हैं आम। ओके, सेब की मदर हो गई आम, ये हो गया। सेब जो है वो कीवी का भाई है। सेब किसका भाई है, तो भाई के लिए हम लोग ये साइन लगाते हैं कीवी। सेब किसका भाई है, तो सेब जो है वो कीवी का भाई है। ओके जी, ये भी हो गया। अब देखो कह रहा है कि सेब के नाना की पत्नी, सेब का नाना कौन होगा, सेब की माता है आम, तो माता का जो पिता होगा सेब का वही तो नाना होगा ना जी, ऐसे होगा। तो आम के, यानी आम फीमेल है, आम फीमेल है, माइनस साइन आप कर दो, तो इसके जो फादर होंगे आम के जो आम के जो फादर होंगे, क्या रहे कि सेब के नाना की पत्नी, सेब के नाना और ये पत्नी। अब देखो इनका साइन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से। अब हम लोग मेल फीमेल के लिए ना ये वाला साइन यूज करते हैं हस्बैंड वाइफ के लिए, और ये इनके, ये यहाँ पे फीमेल हो गई, ये मेल हो गए, दोनों पति, ये सॉरी क्या मैंने कर दिया, एक मिनट रुक जाओ आप, देखो हाँ ठीक था, ये आम के फादर हो गए और ये इनकी मदर हो गई, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। ओके, सेब के नाना की पत्नी अंगूर की भी दादी है। अंगूर की भी दादी का मतलब, अंगूर की दादी का मतलब क्या समझ रहे हो आप, कि आम का कोई भाई होगा, आम का कोई भाई होगा और उसका जो पुत्र होगा, आम का कोई भाई होगा और आम है उसका कोई भाई होगा, ब्रदर होगा, तभी तो जी दादी हो जाएगी ना। आम का कोई ब्रदर होगा। और देखो आम की
आम का कोई ब्रदर होगा, तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि सेब के नाना की पत्नी जो है अंगूर की दादी हैं, अंगूर की दादी। तो अंगूर की दादी का मतलब कि इनका जो ये अंगूर हो जाएगा, इनका बेटा ये हो गया अंगूर, अंगूर की दादी हो जाएंगी। कैसे समझो, आम है, आम फीमेल है, ये मेल है, ये भाई है और ये बहन है। तो भाई का ये आम के मदर फादर हैं, वो भी ये बी वाला है, ब्रदर जो है उसके भी मदर फादर होंगे। तो उसका जो बेटा है ये अंगूर इसका सन है, तो इसकी दादी हो गई ना जी, ये भी यहाँ से हो गया। अब देखो क्या कर रहा है, अमरूद अंगूर के पिता का इकलौता भाई है। अमरूद जो है अंगूर के पिता बी है, नाम नहीं दिया है। इकलौता भाई कौन है? अमरूद है। ओके जी, ये भी हो गया। तो डायग्राम तो बन गया ना हमारा, लास्ट में तो यही बचा हुआ था। अब देखो है इजी, बस थोड़ा सा घुमाया आपको, थोड़ा सा बस समझना है यहाँ पे। ओके, अब देख लो पूछा क्या है, आम का अमरूद से क्या संबंध है? आम का अमरूद से, तो अमरूद अंगूर के पिता और आम ये तीनों भाई बहन है, तो अमरूद की बहन हो जाएगी आम, अमरूद की ये बहन हो जाएगी आम, हो जाएगी ना अमरूद की बहन। तो चलो क्या हो जाएगी? बहन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आया होगा? ओके जी, जरूर समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, ये जोड़ घटाव है, चलिए इसको करते, बस जो साइन दिया हुआ ना वो हमें रख देना है। अब देखो दिया है 3, बी का मतलब क्या दिया हुआ है? बी का मतलब दिया है गुणा 4। अब यहाँ पे देखो डी का मतलब क्या दिया हुआ है? डी का मतलब दिया है जोड़ 5। ए का मतलब क्या दिया हुआ है? ए का मतलब दिया है घटाव 6, ये ब्रैकेट में है। सी का मतलब दिया हुआ है भागा और 1, तो किसी भी चीज़ में भाग 1 से भाग करोगे तो वही संख्या आएगी, तो खैर खत्म करो उसे, हमें सॉल्व इसी को करना है, बस सॉल्व कर लो। 4 और 3 12 और 5 17, 17 में से 6 घटा दो तो कितना हो जाएगा? 11, और भागा 1 कर लो, क्या आएगा? 11 ही आएगा ना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाए। ओके जी, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित आरेख में वर्ग है वो छात्रों को निरूपित करता है। ये वाला हिस्सा जो है वो छात्रों को निरूपित करता है। वृत्त मेहनती लोगों को निरूपित करता है। ओके, मेहनती लोगों को निरूपित करता है वृत्त। त्रिभुज जो है वो शहरी लोगों को निरूपित करता है। इस त्रिभुज वाले भाई शहरी लोग हैं, क्या हैं? शहरी लोग हैं। अब बस हो गया। अब कह रहा है कि उस क्षेत्र का पता लगाए जो उन मेहनती छात्रों को निरूपित करता है जो शहरी नहीं है। अच्छा, शहरी नहीं है यानी कि हमें ये जो त्रिभुज वाला एरिया है इसे अवॉइड करना है, इसे हमें देखना ही नहीं, इसे निकाल देना है। हमें पता किसका करना है? छात्र और मेहनती में कॉमन कौन सा है? तो ये देखो, ये रेड जोन से है, इसे हमें न आने देना है। ये वाला हिस्सा आप सोच लो खत्म हो गया, ठीक है। अब देखो छात्र और मेहनती वाले हिस्से में कॉमन क्या है, बस वो आप निकाल लो। तो देखो छात्र यानी कि वर्ग और वृत्त वाले में कॉमन क्या है? तो वर्ग और वृत्त में कॉमन सी है, यह देख रहे हो आप। वर्ग और वृत्त की बात करो तो वर्ग और वृत्त में एक कॉमन सी है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके दोस्तों, आगे बढ़े, चलिए आगे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? ये पजल का क्वेश्चन है, इजी आते हैं एग्जाम में। देखिए सिर्फ ये थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, इनका लेवल बैंक के एग्जाम में बढ़ता है। ओके, अब देखो 7 मित्रों ने रविवार से शुरू होकर शनिवार को समाप्त होने वाले एक सप्ताह के किसी एक दिन अपनी पसंद की मिठाई नहीं खाने का फैसला लिया। कब से? रविवार से शुरू होकर शनिवार तक। तो रविवार से शुरू होकर शनिवार तक वाला हम लोग पहले हिस्सा जो है वो लिखते हैं। ओके, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड लास्ट इज सैटरडे। ये हमें बस लिख लिए। अब समझो आप, सॉल्व हो गया जी। अब देखो प्रत्येक मित्र ने अलग अलग दिन को चुना है। पी ने शनिवार का दिन चुना है कि पी जो है वो शनिवार के दिन मीठा नहीं खाएगा। ओके जी, अच्छी बात है।
क्यू ने बुधवार का दिन चुना है कि क्यू बुधवार के दिन मीठा नहीं खाएगा। बुधवार यानी कि वेडनेसडे के दिन वो मीठा नहीं खाएगा। ओके, ये हो गया। आर ने कहा कि वो पी के ठीक पहले वाले दिन का चयन करेगा, आर यानी फ्राइडे को। ओके, मित्र हैं होंगे भाई। आर ने कहा कि पी के ठीक पहले वाले दिन का चयन करेगा। ओके। एस ने पी और क्यू द्वारा चुने गए दिनों के बीच किसी भी उपलब्ध दिन को चुना है। पी और क्यू के बीच उपलब्ध दिन कौन सा है? थर्सडे है, यानी कि कौन चुना है? एस ने चुना है। ओके, एस ने पी और क्यू के बीच में जो दिन शेष बचता है आर को छोड़कर उसको चुना है। ओके जी, ये भी हो गया। टी ने रविवार का दिन चुना है। टी ने रविवार का दिन चुना है। ओके, बढ़िया बात है। रविवार को मीठा नहीं खाएगा, छुट्टी रखेगा। यू ने कहा है कि वो क्यू के ठीक पहले वाले दिन का चयन करेगा। यू ने कहा है कि वो क्यू के ठीक पहले वाले दिन का चयन करेगा। ठीक है, आप चयन कर लो, बढ़िया बात है। ओके, अब बचा क्या? अब एक बचता है, वही पूछ रहा है। अब बचता है कौन सा? हमारा बचता है भी। क्या बच रहा है? बच रहा है हमारा भी। और वही पूछ रहा है कि भी द्वारा चुने जाने वाले कौन सा दिन शेष है। भी ने किस दिन जो शेष है उसने भी ने कौन से दिन को चुना है जो शेष बचा है? तो भी ने भाई अच्छी बात है सोमवार को चुना है। सोमवार को मिठाई नहीं खाएगा, वो शंकर भगवान को ले जाकर चढ़ा देगा सोमवार। ऑप्शन की बात कर लो तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। वीडियो को प्लीज आप लास्ट तक, एंड तक देखिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिलॉक्स का क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि सभी पलंग चारपाई हैं और सभी सोफा पलंग है। देखिए पलंग को पहले दूसरा वाला कीजिए, क्योंकि सभी सोफा पलंग है। सभी सोफा जो है वो क्या है? सभी सोफा पलंग है और सभी पलंग क्या है? चारपाई। सभी पलंग जो है वो चारपाई। बन गया, डायग्राम बिल्कुल बन गया है। अब हमें सॉल्व करना है। अब कह रहे हैं कि सभी सोफा जो है वो चारपाई है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब भी आपको स्टेटमेंट में नीचे से ऊपर अगर ले जाए तो सभी और कुछ, जब भी आप ऊपर से नीचे जाओ तो एक तो सभी तो कंफर्म होगा ही, सभी के साथ कुछ वाला जो हमारा स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट होते हैं ये दोनों। तो नीचे से ऊपर जा रहे हो तो क्या कर रहा है कि सभी सोफा चारपाई। हाँ जी, बिल्कुल सही। अब देखो, अब कह रहे हैं कुछ पलंग सोफा है। कुछ पलंग जो सोफा है, दूसरा भी याद कर लो कि जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हो ना, नीचे की तरफ, तो केवल और केवल कुछ वाला ही हिस्सा स्टेटमेंट सही होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है वो कि कुछ पलंग सोफा है, कुछ पलंग सोफा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, कुछ स्टेटमेंट है, ये भी सही है। लेकिन अगर वही पूछ दिया होता ना कि कुछ सभी पलंग सोफा है, तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि ऊपर से नीचे आते वक्त सिर्फ हम कुछ वाला स्टेटमेंट ही फॉलो करते हैं। ओके, तो दोनों सही है। तो निष्कर्ष एक और दो दोनों पालन करते हैं। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके दोस्तों, ठीक है, आगे बढ़ जाए। ओके जी, बढ़ जाते हैं, तुरंत किया जाए। देखो, ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एकाधिकार बाजार की विशेषता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन तो कोई है नहीं, आप इसमें जितना प्रैक्टिस करोगे, अपने माइंड को साफ रखोगे, उतना अच्छा है। ठीक है, देखिए एकाधिकार बाजार की विशेषता क्या है। एकाधिकार बाजार पहले समझ जाइए कि एकाधिकार बाजार होता है क्या। अब स्टेटमेंट पढ़िए। कह रहा है कि किसी विशेष वस्तु का एक ही उत्पादक होता है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि कोई अन्य वस्तु इस वस्तु के विकल्प के रूप में कारगर नहीं होती है। तीसरा कह रहा है कि किसी अन्य फर्म को बाजार में प्रवेश करने और उसी वस्तु की बिक्री शुरू करने से रोकने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होता है। अब देखो एकाधिकार क्या है। जैसे मान लो कि आप एप्पल का आप फोन बेच रहे हो, तो एकाधिकार उस कहते हैं कि जिस आप एरिया में रहते हो, जिस एरिया में हो, उस एरिया में आपको छोड़कर एप्पल का आईफोन कोई और नहीं बेचेगा। मतलब कि उस एरिया में एप्पल के मोबाइल कोई और नहीं बेचेगा। और अगर कोई बेचता भी है, देखो कह रहा है ना कि कोई अन्य वस्तु इस वस्तु के विकल्प के रूप में कारगर नहीं होती है। हाँ, पहला देख लो, किसी विशेष वस्तु का एक ही उत्पादक होता है, यानी सिर्फ हम ही उसको बेचेंगे। उत्पादक है, ठीक है भाई, हम मैन्युफैक्चर भी करें तो सिर्फ हम ही उत्पादक कर रहे हैं, और इस वस्तु का कोई विकल्प भी यहाँ पे नहीं है, सिर्फ हम ही है तो हम ही हैं। तो ये हुआ एकाधिकार कि सिर्फ हमारा ही राज है। ओके, तो यही होगा ऑप्शन नंबर ए
और 2 ये दोनों यहाँ पे फॉलो कर जाएंगे। अब ये क्या, तीसरा जो है, तीसरा कह रहा है कि किसी अन्य फर्म को बाजार में प्रवेश करने और उसी वस्तु की बिक्री शुरू करने से रोकने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होता है। नहीं, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है कि ये तो कोई पूछा ही नहीं, एकाधिकार बाजार के बारे में उसने पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 ये दोनों बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, क्या ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कथन और धारणा। समझिए, ये कथन दिया हुआ है और इस कथन के आधार पर 2 धारणाएं दी हुई है और हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सी धारणा कथन को जो है फॉलो करती है। अब देखो, कह रहा है कि निबंध लेखन एक कला है। ओके, एक अच्छा निबंध लिखने के लिए, लिखने में सक्षम होने के लिए विषय की समझ के साथ साथ भाषा पर भी पकड़ होनी आवश्यक है। यानी कि एक निबंध, मान लो आपको किसी चीज़ पे निबंध लिखना है तो पहले जिस विषय पर निबंध लिखना है उस विषय की पकड़ होनी चाहिए और उसके साथ साथ आपको भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए कि आपकी भाषा, लैंग्वेज किस प्रकार से लिखा जाए। ओके, निबंध लिखने के लिए। ओके जी, अब समझिए ना, ऐसे भी समझ लो ना कि आपको एक निबंध लिखने के लिए कहा गया और कहा गया है कि इस निबंध को आपको बोलना भी है सामने, तो भाई भाषा होनी चाहिए ना बोलने के लिए अच्छे से। निबंध तो आपने लिख दिया लेकिन भाषा की समझ नहीं होगी तो लिखोगे बोलोगे कैसे? तो भाषा और आपका उस विषय पे पकड़ दोनों अच्छी होनी चाहिए निबंध लिखने के लिए। अब देखो स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, धारणा क्या है, विषय पर पूर्ण निपुणता के बिना निबंध नहीं लिखा जा सकता। हाँ जी, विषय पर पूर्ण निपुणता के बिना तो निबंध लिखा नहीं जा सकता, पर विषय के साथ साथ हमें उस भाषा का भी तो पकड़ होना चाहिए। तो भाषा का यहाँ पे निबंध लिखने के लिए दोनों जरूरत है। तो यहाँ पे सिर्फ विषय की बात की है, भाषा का कोई जिक्र नहीं है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भाषा पर अच्छी पकड़ वाला कोई भी व्यक्ति अच्छा निबंध लिख सकता है। ऐसा संभव है क्या? भाषा है पर विषय भी तो है, विषय पे पकड़ ही नहीं जिस विषय पे लिखना है। तो दोनों गलत है क्योंकि दोनों में भाषा और विषय दोनों होने चाहिए हमारे लिए जरूरत। यानी कि यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट, दोनों धारणाएं जो गलत है, कोई भी धारणा कथन को फॉलो नहीं करती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। न तो धारणा 1 और न ही धारणा 2 इसमें निहित है। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाए। ओके, बढ़ जाते हैं। समझिए यहाँ पे कह रहा है ए के जी डी एच और वाई एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं। टोटल 6 लोग हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। टोटल जो है वो कितने लोग हैं? टोटल जो है दोस्तों 6 लोग हैं। एक पंक्ति में बैठे हुए हैं और उनका मुख जो है किस तरफ है? उत्तर की तरफ सीधी है, कोई दिक्कत नहीं होती। कि पंक्ति के किसी एक सिरे पर है। अच्छा, कि पंक्ति के किसी एक सिरे पे, कि यहाँ भी हो सकता है, कि यहाँ भी हो सकता है, ये भी नहीं पता है। आगे देखते हैं। अब देखो, y जो है के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है। के दाईं ओर तीसरा, अगर के यहाँ पे लोगे, यहाँ पे के लेते हो तो के दाएं जा सकते हो क्या आप? अब के की इधर कोई जगह है क्या? नहीं है। तो के की इधर जब जगह नहीं है तो अब समझ में आ गया, के जो है वो बायां स्थान पे बैठा है तो यहाँ पे के बैठ जाएगा। ओके, के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है 1 2 3 वाई है। के दाईं ओर तीसरे स्थान पे हमारा हो गया वाई। ओके, ये हमारा y हो गया के दाईं ओर तीसरे स्थान पे। और a के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। a के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। a के और है तो a के बाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? y। जब और आता है तो पहले के लिए आता है और जो आता है वो दूसरे के लिए आता है। ओके, ये हो गया। देखो, करे डी और एच अगल बगल बैठे हैं। अब डी और एच कहाँ बैठ सकते हैं? या तो डी और एच यहाँ बैठेंगे या तो डी और एच यहाँ बैठेंगे, लेकिन ये हमें कंफर्म नहीं है कि कहाँ, किधर डी बैठेगा। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। ए के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है जी। ए के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है जी, ए हो गया। करे देखो, जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है डी। जी के बाईं ओर तीसरे 1 2 3, जी यहाँ पे हो गया तो एच यहाँ पे हो गया। काम खत्म हो गया हमारा। एक खत्म करो खेल। चलो अब इसका आंसर देते हैं और भागते हैं। क्या कर रहा है कि के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? के दाईं ओर ठीक बगल में डी बैठा है। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ गए जी। अब देखो, 21 जुलाई 2003 और 10 मार्च 2004 के बीच दिनों की संख्या कितनी होगी? इजी सा है, चलो कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। 21 जुलाई 2003 उसके, अब देखो जुलाई
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 2023 वाले हो गए मंथ। अब 2024 वाले में जाओ, जब आप जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 2024 वाले हो गए। अब देखो क्या कहा है, इसको पढ़ लीजिए। दोनों तिथियों को छोड़कर, यानी कि 21 जुलाई दिया हुआ है ना, तो 21 को काउंट नहीं करना है, 22 से काउंट करना है। ओके, 21 जुलाई, जब 21 जुलाई है तो 21 जुलाई के बाद कितने दिन बचते? जुलाई 31 दिन का होता है, तो 21 को छोड़ दो और 22 से 31 तक जोड़ो, तो 10 दिन यहाँ पे हुए। अगस्त कितने का होता है? अगस्त भी 31 दिन का होता है, सबको ऐड ही तो करना है ना। सितंबर 30 दिन का होता है। अक्टूबर की बात करो, 31 दिन का होता है। नवंबर हमारा 30 दिन का होता है। दिसंबर 31 दिन का होता है। ओके, अब यहाँ पे ऐड कर लो 2024 जी को। 2024 को अगर ऐड करते हैं यहाँ से, तो जनवरी 31, फरवरी का देखो, फरवरी में 2024 लीप ईयर है, तो फरवरी हमारा 29 दिन का होने वाला है। और मार्च कहाँ तक है? मार्च 10 तक है। इसको छोड़ दो तो कितने दिन? 9 ही दिन लो ना। अगर 10 मार्च तक 10 मार्च को छोड़ना है, 9 तक ही हम लोग लेंगे। अब बस इसको ऐड कर लीजिए। अब देखो टोटल ऐड करने का आसान सा है। अब इन सबको 30 30 30 30 30 30 और इसको 29 वाले को भी 30 बना लो। ठीक है, तो जब आप इतना कर लो, टोटल को आप ऐड करना, आपका आंसर हो जाएगा 232, 232 दिन आएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, बस यही करना था। हाँ, ये बात याद रखिएगा, ये दोनों तिथियों में छोड़ दीजिएगा, नहीं तो 232 और एक जोड़ दोगे 233 और 234। ऑप्शन में दिया भी है, 234 टिक करके भगाओगे। ठीक है, 232 होगा। ओके, आगे बढ़िए। आकृति देखिए, एक एक्स आकृति दी हुई है। अब ये फाइंड आउट करना है कि एक्स आकृति में जो ये एक्स में 4 आकृतियां दी गई हैं, इन चारों आकृतियों में से किसका यूज करके, इन चारों आकृतियों में से कौन सा जो है वो ऑप्शन में दिया गया है। इन चारों आकृतियों में से कौन जो है इस ऑप्शन में मौजूद है, इतना ही समझिए। 4 आकृतियां हैं एक्स में ना, इन चारों आकृतियों में से कौन जो है वो ऑप्शन नीचे ऑप्शन, चारों ऑप्शन में से मौजूद है। तो भाई अंधा भी देख के बताएगा ना कि कौन सा इन ऑप्शन में, इन आकृतियां जो है वो एक्स आकृति जो है ऑप्शन में मौजूद है। सी वाली है भाई, ए वाला देखो है ना यहाँ पे, ऐसे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए, समझिए। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? ओके, जब इस प्रकार का वर्ग वृत्त दिया हो ना, तो हमें कुछ नहीं करना है, खानों को काउंट करो। 1 2 3 एंड 4, 4 दिए हुए सब। क्या 4 हैं क्या? ना जी, 4 नहीं है। 4 नहीं तो कितने हुए? टोटल 4 है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं जी। हाँ जी, बिल्कुल 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कितने त्रिभुज हैं? अब मिल गए कि कितने त्रिभुज हैं, तो 8 त्रिभुज हैं टोटल। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 8 त्रिभुज तो हैं भाई, आप जैसे भी देख लो वैसे भी काउंट करके देख लेना, 8 त्रिभुज आपको मिल जाएंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई आकृति के लिए दर्पण छवि का चयन करें। जल प्रतिबिंब नीचे दिया गया है, इसके ऊपर टी लिखा गया है। अब जब टी लिखा गया है तो टी उल्टू हो जाएंगे, अब ऐसे हो जाएंगे टी। ठीक है, जब दर्पण प्रतिबिंब है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही है। ये ऑप्शन की बात कर लो तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ए वाला सही है, टी ऐसे उल्टा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला देख भी लिए हैं। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। त्रिभुज के विपरीत फलक पर आने वाले पैटर्न का चयन करें। अब हमें त्रिभुज के विपरीत क्या आएगा ये फाइंड आउट करना है। त्रिभुज दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है दूसरे वाले फलक में। ओके, अब देखो कॉमन निकालो, कॉमन निकाल के काटेंगे तो त्रिभुज के बारे में समझ में आ जाएगा कि त्रिभुज के बगल में क्या आने वाला है। ये वाला कॉमन है, ये वाला भी कॉमन है, तो ये खत्म हो गया। तो त्रिभुज के बाद बचा क्या इसमें? ये हमारा आयत बचा। त्रिभुज के नीचे आयत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन की बात कर लो
तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। खत्म, आगे बढ़ जाइए। ओहो, खत्म हो गया आपका ये क्वेश्चन आज का। तो दोस्तों देखिए, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आज के लिए, उन सबको हमने बारी बारी से और इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की, और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। ठीक है, तो रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको ये सेशन हमारा पसंद आया तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग 100 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके, चलिए मिलते हैं कल के नेक्स्ट सेशन में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।